हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 5 फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म पार्ट 4 है। अब तक हमने इंडिया के बारे में देखा कि इंडिया में क्या हो रहा था। अब हम देखेंगे फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा, इंडिया के बाहर यानी इंडोनेशिया में। जावा इस टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस है राइस प्रोडक्शन के लिए। जावा एक आइलैंड है इंडोनेशिया का, बट एक समय था जब ये जावा आइलैंड पूरा घने जंगलों से ढका हुआ होता था। ये बात है कॉलोनियल पावर की के टाइम की, जब वो इंडोनेशिया में आए थे। ये कौन सी कॉलोनियल पावर की मैं बात कर रही हूँ, तो जैसे इंडिया को बर्बाद किया था ब्रिटिशर्स ने, वैसे ही इंडोनेशिया के जावा को बर्बाद करने का क्रेडिट जाता है ये डच लोगों को। ये भी तो कॉलोनियल ही थे। यहाँ पर बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं कानूनों में फॉरेस्ट कंट्रोल की। अगर हम बात करें इंडोनेशिया की, सेम कानून हमने इंडिया में भी देखे थे कि कैसे शोषण किया गया था जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनका। ड्वेलर्स वो जो फॉरेस्ट में रहते थे। जावा जो इंडोनेशिया का आइलैंड है, यहाँ पर डच ने क्या किया, फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टार्ट करा जैसे ब्रिटिश ने किया था टिम्बर के लिए। ठीक है। 1600 में जो पॉपुलेशन थी जावा की, वो करीबन 3.4 बिलियन हुआ करती थी। यहाँ पर फर्टाइल प्लेन्स थे एंड बहुत सारी कम्युनिटीज थी जो माउंटेन्स में रहती थी और शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करती थी। द वुड कटर्स ऑफ जावा, जावा की एक कम्युनिटी है द कालंग्स। ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो फॉरेस्ट कट करने में काफी ज्यादा स्किल्ड थी एंड ये बहुत ही अच्छे शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स भी हुआ करते थे। ये इतने ज्यादा वैल्यूएबल थे कि 1755 में जब माताराम किंगडम था जावा का, वो स्प्लिट हुआ, तब 6000 कालंग फैमिलीज को इक्वली डिवाइड कर दिया गया था दो किंगडम्स में। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्किल्ड थे और इनके स्किल की दोनों ही किंगडम्स को जरूरत थी। Without their expertise, it would have been difficult to harvest teak and for the kings to build their palaces. समझ रहे हैं क्यों ये इतने जरूरी थे? क्योंकि ये इतने ज्यादा एक्सपर्ट थे कि इनको इतने अच्छे से पेड़ काटना आता था और उसी पेड़ के टीक से ही तो जो राजा है, महाराजा है, उनके पैलेसेस बनते थे उस लकड़ी से। तो जब डच आए और उन्होंने कंट्रोल स्टार्ट किया अपना फॉरेस्ट के ऊपर 18th सेंचुरी में, तो उन्होंने भी कोशिश करी कि वो कलांग कम्युनिटी को अपने अंडर में ले ले। 1770 के अंदर कालंग ने बहुत ज्यादा रेजिस्ट किया, विरोध किया, अटैक किया डच के किलों को जोआना के अंदर। एंड यहाँ से जो एक अपराइजिंग उठी थी कालांग्स की, उसको सप्रेस कर दिया गया था डच के द्वारा। नाउ डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, आपने साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का नाम सुना होगा। जब हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे थे कि इंडिया में भी वो लोग प्लांटेशन कर रहे थे और उसको साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कह रहे थे, वैसे ही डच की भी अपनी एक साइंटिफिक फॉरेस्ट्री थी सो कॉल्ड। तो इंडिया के यहाँ पर 19th सेंचुरी देखिए, when it became important to control territory, not just people, the Dutch enacted forest laws in Java. तो जब ये जरूरी हो गया टेरिटरी को ही नहीं, लोगों को भी कंट्रोल करना, तो डच ने फॉरेस्ट लॉज इनेक्ट कर दिए जावा के अंदर, जहां पर विलेजेस को फॉरेस्ट से काफी दूर कर दिया गया। अब विलेजेस फॉरेस्ट की पहुंच से काफी दूर जा चुके थे। नाउ जो वुड हुआ करती थी, वो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही काटी जाती थी, जैसे कि बोट्स बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, और कुछ स्पेसिफिक फॉरेस्ट होते थे जिनको बहुत ही अंडर क्लोज सुपरविजन रखा जाता था, मतलब निगरानी के अंदर रखा जाता था। विलेजर्स को पनिश किया जाता था अगर वो अपनी गाय, भैंस, भेड़, बकरी को चराने के लिए ले जाते थे, या फिर वो बिना पूछे लकड़ी लेते थे, या फिर फॉरेस्ट में घूमते थे, या उनकी कोई भी कैटल दिख जाती थी तो उनको बहुत बुरी तरीके से पनिश किया जाता था। फिगर 21 में देखिए, ट्रेन ट्रांसपोर्टिंग ट्री आउट ऑफ द फॉरेस्ट लेट कॉलोनियल पीरियड। तो इस प्रकार की जमाने में पहले ट्रेन चला करती थी। यहाँ पर बड़े बड़े वो रखे हुए हैं, लॉग्स रखे हुए हैं, किसके? लकड़ी के। लकड़ी कौन सी? टीक। ठीक, जंगलों से ऐसे ट्रेन
टीक लेके जा रही है। कॉलोनियल पीरियड की ये बात है। इंडिया में भी देखें तो यहाँ पर भी जो लोग आए थे कॉलोनियल, उन्होंने मैनेज करना चाहा था फॉरेस्ट को, और इस लकड़ी को वो लोग रेलवे प्लैंक्स और शिप बिल्डिंग के लिए यूज करते थे। 1882 के करीबन क्या हुआ कि 2,80,000 जो स्लीपर्स हैं उनको एक्सपोर्ट किया गया था जावा ही से। सोचिए कितना ज्यादा, जावा आइलैंड से 2,80,000 स्लीपर्स को एक्सपोर्ट करा जा रहा है। और इस सब में बहुत सारी लेबर की जरूरत पड़ेगी जो पेड़ काटे, इन लकड़ी के बड़े बड़े लॉग्स को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करे और स्लीपर्स बनाए। तो डच ने क्या किया, first imposed rent on land being cultivated in the forest and then expanded some villages from these rent if they work collectively। देखो कितने ज्यादा चतुर चालाक ये डच थे। इन्होंने क्या बोला कि अगर आप लोग यहाँ पर कल्टीवेशन करोगे तो आपको हमको रेंट देना पड़ेगा। अब बेचारे जावा के ये लोग हमारे इंडिया वाले लोगों जैसी हालत थी, रेंट तो दे नहीं पा रहे थे। तो अगर इन्होंने एक और शर्त रखी कि अगर आप रेंट नहीं देते हो तो फिर आप हमारे लिए लकड़ी काटो, हमारे लिए काम करो, ठीक। और फ्री में काम करवा रहे थे, फ्री में लकड़ियां कटवा रहे थे, तभी हम आपको थोड़ा बहुत जो भी आपकी लकड़ी जरूरत की है वो फॉरेस्ट से लेने देंगे। तो अब लोग जो थे वो डच के लिए काम करने लग गए, ठीक है। लेटर ये जो रेंट एक्सेम्पशन था ये भी हट गया, एंड जो फॉरेस्ट विलेजर्स थे उनको छोटी सी तनख्वाह देने लग गई। बट देयर राइट टू कल्टीवेट फॉरेस्ट लैंड वाज रिस्ट्रिक्टेड। बट वो जो कल्टीवेशन करते थे, कुछ भी उगाते थे अपना खाने पीने का, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे। सामिन्स चैलेंज अराउंड 1819 सुरोन टिंको सामिन, जो कि रंडुम ब्लांटुंग विलेज के हैं। अब प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है क्योंकि भाई ये इंडोनेशिया के नाम है। एक टीक फॉरेस्ट विलेज था जहां पर टीक के जंगल थे। उसने जो स्टेट ओनरशिप के लोग थे उनसे ना क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। उसने आर्ग्यू किया स्टेट हैड नॉट क्रिएट द विंड वाटर अर्थ एंड वुड सो इट कुड नॉट ओन इट। उसने क्या बोला कि भाई आप लोगों ने नहीं पानी, हवा, अर्थ और ये लकड़ी बनाई है, तो आप कौन होते हो उसके मालिक बनने वाले। तो ये जो उसने एक बात छेड़ी तो औरों के भी दिमाग में ये बात गई और एक बहुत बड़ा मूवमेंट चल पड़ा। Among those who helped organize it were Samin's son-in-law। और इस मूवमेंट को हेल्प करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए सामिन के अपने कौन आ गया, उसका सन इन लॉ आ गया, मतलब उसकी बेटी का हस्बैंड। 1900 के करीबन 3,000 फैमिलीज थी जो इस आइडियाज को मानने लग गई, और बहुत सारे जो सामनिस्ट प्रोटेस्टेड थे वो नीचे जमीन पर लेट जाते थे जब भी डच सर्वे करने के लिए आते थे, और टैक्स देने के लिए, फ्री लेबर करने के लिए भी ये लोग मना कर देते थे। तो ये देखिए फिगर 22, ये इंडोनेशिया आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। और ज्यादातर जो फॉरेस्ट थे इंडोनेशिया के वो आइलैंड सुमात्रा, कालीमंतन, वेस्ट इरानिया इधर पे थे। लेकिन जावा क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जावा वो जगह थी जहां से साइंटिफिक फॉरेस्ट्री स्टार्ट हुई थी। द आइलैंड विच इज नाउ फेमस फॉर राइस प्रोडक्शन। लेकिन आज के समय में अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पर राइस की खेती की जाती है, राइस प्रोडक्शन काफी अच्छा यहाँ पर होता है। वार एंड डिफॉरेस्टेशन, देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे जो फॉरेस्ट थे उन पे भारी इम्पैक्ट पड़ा था। क्यों? इंडिया में भी देखा जाए तो इस टाइम पे जो वर्किंग प्लान्स चल रहे थे ब्रिटिश लोगों के वो बंद कर दिए गए थे, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एकदम से धड़ल्ले से कह सकते पेड़ों को काटना स्टार्ट कर दिया था, ताकि फॉरेस्ट से जो भी वुड्स आ रही हैं उनका यूज कर सके ब्रिटिश लोग अपनी युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए। जावा में ही, जावा की बात करें तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि इस दौरान पर जापान से लोग आ गए और उन्होंने जावा को ऑक्यूपाई कर लिया। अब डच ने क्या किया, पहले तो देखो जावा अलग जगह है इंडोनेशिया में, और वहां पर डच लोग थे, ठीक है, जो शोषण कर रहे थे लोगों का। लेकिन जब ये सब वार चल रहा था उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे जापान से लोग आ गए।
अब जब जापान से लोग आ गए और उन्होंने सारा एरिया ऑक्यूपाई करना स्टार्ट कर दिया, तो डच ने करा क्या, स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी को अपनाया। स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी के अंदर क्या रहता है कि ऐसे समझ लो कि कोई चीज अगर मेरे यूज की नहीं है तो मैं उसे आपके यूज की भी नहीं रहने दूंगी। मतलब ये कि मान लीजिए मेरे पास पेन है और वो पेन मुझे पता है कि अब मुझसे कोई छीन लेगा, मेरे पास नहीं रहेगा, तो मैं उस पेन का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगी। तो मैं क्या करूंगी, उस पेन को तोड़ दूंगी कि ना मैं इस्तेमाल कर पाऊंगी ना मैं तुम्हें इस्तेमाल करने दूंगी। तो इसको कहा जाता है अ स्कॉच अर्थ पॉलिसी। तो यही अपनाई थी किसने, डच लोगों ने। डच ने क्या करा था कि जितने भी वहां उनके पेड़ थे, जंगल थे, जो रिसोर्सेस थे, वो सारे उनने कट कर दिए ताकि जो जापान के लोग हैं वो इनका फायदा ना उठा सके। इसको कहते हैं स्कॉच अर्थ पॉलिसी, याद रखिएगा। अब जब जापान के लोग आ गए तो उनको भी कुछ भला मत समझिए, उन्होंने भी फॉरेस्ट का बहुत ज्यादा शोषण किया, बहुत ज्यादा इन्होंने भी क्या करा, पेड़ों को काटा और फॉरेस्ट विलेजेस को फोर्स किया कि आप भी हमारे लिए पेड़ काटे। तो बहुत सारे विलेजेस ने सोचा कि भाई ये भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, हम अपना कल्टीवेशन बढ़ा लेंगे जंगल की जमीन पे। तो जब युद्ध खत्म होता है तो दोबारा से जब किसने चाहा कि जो इंडोनेशियन इंडोनेशियन फॉरेस्ट सर्विस थी, उन्होंने क्या चाहा कि हम अपनी जमीन को वापस ले लें, तो फिर ये बहुत करना पड़ गया, डिफिकल्ट पड़ गया, क्योंकि लोगों ने फिर ये जमीन उन दूसरों के हाथ में नहीं जाने दी और अपनी ही जमीन पे एग्रीकल्चर को, कल्टीवेशन को बढ़ा दिया। फिगर 23 में देखिए, इंडियन म्यूनिटियंस बोर्ड वार टिम्बर स्लीपर्स पाइल्ड एट सूले पगोड़ा रेडी फॉर शिपमेंट 1917। आप देख रहे हैं पीछे जो आपको ये दिख रहा है पेड़ के आसपास नीचे, ये सब लकड़ियां रखी हुई हैं, ये लकड़ियों के ब्लॉक्स हैं, ये बहुत सारे, इतनी थी। The allies would not have been as successful in first war and the second war if they had not been able to exploit the resources and the people of their colonies. तो हम इससे पढ़ के ये समझते हैं कि अगर इतनी ज्यादा जो रिसोर्सेस और लोग नहीं मिलते इन कॉलोनीज को, तो ये लोग फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीत नहीं पाते। बोथ द वर्ल्ड वार had a devastating effect on the forest of India, Indonesia and elsewhere. The forest department cut freely to satisfy war needs. तो फर्स्ट वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 दोनों का ही बहुत गंदा इफेक्ट रहा फॉरेस्ट पे, इंडिया के, इंडोनेशिया के और हर उस जगह पे जहां पर कॉलोनियल गवर्नमेंट थी। और इस कॉलोनियल गवर्नमेंट ने अपने मतलब के लिए, अपने युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए बहुत बुरी तरीके से, बहुत ज्यादा तादाद में पेड़ काटे। न्यू डेवलपमेंट्स इन फॉरेस्ट्री, देखो 1980 से ही पूरी जो सरकारें थी एशिया अफ्रीका की, उन्होंने देखना स्टार्ट किया, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को समझना स्टार्ट किया। और जो पॉलिसी थी कि कम्युनिटीज को दूर रखा जाए फॉरेस्ट से, फॉरेस्ट की कम्युनिटीज को, ये हमेशा से हमने देखा है कि कॉन्फ्लिक्ट्स होती रहती हैं। हमने देखा है कि नक्सलवाद, ये जो छत्तीसगढ़ और ये एरिया, कहीं ना कहीं वो इस सब की ही उपज है जो अभी तक खत्म नहीं हो पा रही है। तो लोगों ने, सरकारों ने ध्यान देना स्टार्ट किया कि भाई हमें कंजर्वेशन करना पड़ेगा, अपने फॉरेस्ट को बचाना पड़ेगा। तो सरकार को धीरे धीरे ये समझ में आया कि ये सारा काम हम अकेले नहीं कर सकते, जो लोग जंगल के पास रहते हैं, जंगल में रहते हैं, उनको भी हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। बहुत सारे केसेस में देखा है कि इंडिया के आसपास, जैसे मिजोरम से केरला तक बहुत घने जंगल है, और यहाँ के जो लोग हैं जो इतने सालों तक जंगलों में रह रहे हैं, तो भाई ये अपने जंगलों को घर मानते हैं, भगवान मानते हैं, नेचर की पूजा करते हैं, ये कभी भी जंगलों को ठेस नहीं पहुंचाते, ना नुकसान होने देते। तो इनको इन्वॉल्व किया गया है और ये मतलब जंगल को बचाते हैं। बहुत सारे विलेजेस में देखा गया पेट्रोलिंग भी करते हैं ये अपने अपने जंगल की, कि कहीं हमारे जंगल में कोई कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। हर हाउस होल्ड से टर्न बाय टर्न गार्ड्स की तरह ये लोग देखते हैं कि कुछ गलत नहीं हो रहा जंगल में। ठीक है, लोकल फॉरेस्ट कम्युनिटीज और जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं आज वो बढ़ चढ़ के फॉरेस्ट मैनेजमेंट में मतलब हिस्सा ले रहे हैं और कंजर्व करने की बातें करते हैं। आपने देखा होगा अगर कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो पहले आवाज खड़ी हो जाती है एनजीओ से, इन्वायरमेंटलिस्ट से, कि भाई ये मत करो, पर्यावरण को अच्छा नहीं रहेगा। और फॉरेस्ट काटना सिर्फ फॉरेस्ट विलेजेस के लिए ही बुरा नहीं है, ये हमारे लिए भी, जो शहरों में रह रहे हैं उनके लिए बुरा है, क्योंकि फॉरेस्ट
हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ऑक्सीजन तो देते ही देते हैं, उसके साथ बहुत सारी चीजें जो हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सिर्फ फॉरेस्ट से ही मिलती हैं। तो हर चीज जरूरी है। कल्टीवेशन, देखो इस चैप्टर से हमने एक चीज ये सीखी है कि हर हर टाइम कल्टीवेशन होना या कल्टीवेशन लैंड का इंक्रीज होना अच्छा नहीं होता है। अगर आप फॉरेस्ट को कट करके कल्टीवेशन एरिया को बढ़ा रहे हो तो ये चीज अच्छी नहीं है। फॉरेस्ट भी जरूरी है अगर कल्टीवेशन जरूरी है तो। अब मुझे कमेंट में बता देना कैसा लगा आपको ये। तो इसी के साथ ये चैप्टर तो खत्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका पेस्टोरलिस्ट के ऊपर, उसको पढ़ेंगे एंड देन 9th क्लास की हिस्ट्री आपकी फिनिश हो जाएगी। फिर आप मुझे बताइए कौन सा सब्जेक्ट मैं आपको कराऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षी विद्या साधना।